Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर मैं अंजलि बालियान आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं क्योंकि आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार लिंक को कॉपी करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को, मित्रों को शेयर कर दीजिए। सो ये आपकी आज की क्लास के नोट्स है, आप देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी आज की क्लास होगी। सो बहुत ध्यान से आपको बैठना है जी। एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए, आपकी साइंस की क्लास होगी। ऑलराइट गाइस, जल्दी से फटाफट से आ जाइए सभी। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए गाइस, आज आपका जो चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है ये खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। कई सारे टॉपिक्स हैं, उनको इसी क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे और आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम दोस्तों आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। जब तक सभी लोग आते हैं हम ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। सो गाइज, ये आपकी आज साइंस की 6th क्लास है, ठीक है, 6ठे नंबर की क्लास है। और आज की क्लास में हमारे जो मुख्य टॉपिक्स है वह होंगे अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड। ऑलराइट, तो ये 4 टॉपिक जो मेन हैं और हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहली क्लास में आप लोगों ने जैविक घटक पूरा पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। उसके जितने भी 2-3 स्टेप्स होते हैं, यानी उसके अंतर्गत जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आया था, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, अपघटक, इन सभी के बारे में हम बहुत अच्छे से इससे पहली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब नोट्स बनाने के आपका जो दिक्कत रहती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इतने अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अगर सभी लोग आ गए हैं तो। चलिए गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे अजैविक घटक के बारे में। बीटीसी 2017 में ये पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल भी है। अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स, इंग्लिश में अगर बात करें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या होते हैं अजैविक घटक? जैसा कि आप यहाँ पर इस शब्द को जब उच्चारण करते हैं तो आपको बोलने से ही समझ में आ जाता है कि अजैविक यानी जिसके अंदर जीवन ना हो, ठीक है, जीवन ना हो, उन सभी घटकों को हम क्या बोलेंगे, अजैविक घटक। जिन कंपोनेंट्स के अंदर जीवन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अजैविक कहलाते हैं, यानी निर्जीव कहलाते हैं। तो यहाँ अगर हम इसकी एक परिभाषा की बात करें या मीनिंग की बात करें सटीक शब्दों में, तो क्या होगा, अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं, यानी जिनमें जीवन नहीं होता है। ये भी परितंत्र हेतु अति आवश्यक होते हैं। अच्छा, हम परितंत्र का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि परितंत्र किससे मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के परितंत्र बना होता है। सभी जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में संयोजन करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं और उसी से क्या होता है, आपका ये चक्र लाइफ साइकिल जो है वो चली हुई होती है, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ भी कम हो जाता है, कोई भी एक स्टेप या कोई भी एक घटक कम हो जाए तो पूरी की पूरी जो साइकिल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आगे बात करें, परितंत्र जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक जैविक एवं अजैविक घटक दोनों बराबरी हिस्सेदारी नहीं निभाते। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी भी एक कंपोनेंट को हटा दिया जाए तो क्या जो हमारा परितंत्र है वो सुचारू रूप से काम कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस होती है परितंत्र में, ठीक है, दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस होती है इकोसिस्टम में, जैविक घटकों की भी और अजैविक घटकों की भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर एक भी यहाँ पर हम घटक कम कर दे तो जो ये प्रक्रिया है, जो ये
अंतः क्रिया चलती रहती है ये गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी होता है दोनों का होना, जैविक घटकों का भी और अजैविक घटकों का भी। दोस्तों अजैविक घटकों के उदाहरण यहाँ पर आप देखिए, उदाहरण कौन कौन से होते हैं। जब आपसे पूछा जाए अजैविक घटक क्या है, तो आप ये इसका जो मीनिंग है ये बताने के बाद अगर उसके साथ ही एग्जाम्पल लिख देते हैं अपनी नोटबुक में, एग्जाम कॉपी में, तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो साथ ही साथ इसीलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हुए चलते हैं। देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उदाहरण, जैसे ताप यानी तापमान, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, सभी गैसें इत्यादि। ये सभी कैसे कंपोनेंट होते हैं? अजैविक कंपोनेंट होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। ये सभी कैसे है? निर्जीव है। बहुत अच्छे दोस्तों, जो हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अभी जाना, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जो हमने अभी जाना, उसको भी यहाँ पर तीन तरह में, या फिर आप कह सकते हैं उसके भी तीन पार्ट्स हैं, उसके भी तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अकार्बनिक तत्व आते हैं, कार्बनिक तत्व आते हैं और जलवायु आती है। तो यहाँ कहा गया है कि अजैविक घटक जो हमारे हैं उनको हम तीन तरह से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ से आपसे इसको बताने का तात्पर्य ये है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अकार्बनिक घटक क्या है बताइए, नहीं, आपसे ऐसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज में कि ये बताइए हाइड्रोजन कैसा तत्व है, अकार्बनिक है, कार्बनिक है या जलवायु से संबंधित है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे संबंधित है? अकार्बनिक से, कार्बनिक से, जलवायु से, इस तरह से पूछा जाएगा। तो हम सभी आने वाले प्रश्नों के लिए पहले से ही तैयार रहे, इसके लिए यहाँ पर मैंने इनको भी आपके नोट्स में ऐड कर दिया है, ताकि आपको किसी भी चीज़ की कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अकार्बनिक तत्व के बारे में। सभी लोग क्लास में पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस होता है, सो गाइस दोबारा आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, पर वो इतना डिटेल में नहीं होगा जितना कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। सो हर एक पॉइंट पर बिल्कुल फोकस करके रखिए। और मैं आपको बता दूं कि आप आगे आने वाले टेट, सुपर टेट जो भी एग्जाम देंगे, हर एक में विज्ञान पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके टेट एग्जाम में। ठीक है, इस पर बहुत फोकस है, तो बहुत अच्छे से अभी सीख लेंगे तो आप आगे जब उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आपको सभी चीज़ें याद आती चली जाएगी और आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान क्लास में रखें। देखिए अकार्बनिक तत्व यानी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें सभी गैसें आ जाती है। ठीक है, सभी गैसें किस में आएंगी? अकार्बनिक तत्व, जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, H2 से हम डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑक्सीजन O2, खनिज एवं लवण जैसे सल्फर, फोस्फोरस, पोटेशियम, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी के बाद जो आपका सेकंड टाइप होगा अजैविक घटक का, वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक तत्व कहलाएगा, यानी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए जिसे कि हम वसा बोलते हैं, फैट बोलते हैं, प्रोटीन इत्यादि, ये सभी कार्बनिक तत्व में आएंगे। अब मेरे ख्याल से आपको अगर इनमें से कोई भी एग्जाम्पल देकर के पूछ लिया जाए कि ये कौन सा तत्व है, आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। तीसरा क्या है? जलवायु यानी क्लाइमेट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे दोस्तों सूर्य का प्रकाश, जो भी जलवायु से संबंधित होंगे, जल, वायु, मृदा, ताप, ये सभी कैसे होते हैं? जलवायु तत्व होते हैं, जलवायु के घटक होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं। तो आई होप आपको अजैविक घटक के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको पता चल गया। आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अजैविक यानी जिनमें जीवन ना हो, निर्जीव, सभी निर्जीव आ जाएंगे अजैविक घटक में, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण इत्यादि और सभी गैसें भी। अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायु में इनको विभाजित किया गया है। अब आप इस एक सुंदर से डायग्राम की हेल्प से इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल परमानेंटली याद हो जाएगी। हमने गाइस बात की किसके बारे में? अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। कौन आते हैं इसमें? लिखिए सभी कमेंट बॉक्स में, जितने भी
निर्जीव होते हैं, ठीक है, जिन निर्जीव होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, वो सभी आ जाएंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स में। जैसे कौन कौन मैंने आपको बताया, ताप, वायु और क्या आएगा, ठीक है, ताप, वायु और मृदा, प्रकाश, तापमान, ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो आपको याद रहेगा, आई होप। यहाँ भी यही दिया गया है कि अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। ये यहाँ पर आपको उदाहरण दे दिए गए हैं। प्रकाश वर्षण यानी वर्षा का होना क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। आर्द्रता, नमी एवं जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चाव, ये सभी क्या होते हैं, जितने इनमें से आपको एग्जाम्पल याद रहे, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक बेसिक से आप याद रख ले तो भी बहुत हो जाएगा, और आई होप कि आपको हो भी गए होंगे क्लास में ही याद, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी इतना में, क्योंकि अजैविक जो हमारे घटक वाला ये टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स की क्लास हमारी कल हो चुकी थी। इससे पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने उसको बिल्कुल निपटारा उसका बहुत अच्छे से कई बार अलग अलग तरीके से रिवीजन करके पहली क्लास में कर दिया था। तो चलिए अब हम आगे पढ़े गाइस, ठीक है, ऑलराइट, सभी को समझ में आ रहा है, क्लास मजा आ रहा है क्लास में, मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए गाइस, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका 2 बार पूछा जा चुका है और बिल्कुल आएगा, लिख के ले लो, 2 नंबर का प्रश्न 100% ये पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इतना ज्यादा मैं इसके ऊपर बोल रही हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए कितनी अहमियत ये आपका रखता है, और 2 बार पहले पूछा भी जा चुका है, 2016 में और 2019 में। नाम है आपके इस नेक्स्ट टॉपिक का खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। क्या होती है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे फूड चेन के। दोस्तों इसकी हल्की सी झलक आप पिछली क्लास में ले चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आज की क्लास में। क्या होती है खाद्य श्रृंखला फूड चेन। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में क्या कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम इस बात को 2 दिन से बात करते हुए आ रहे हैं इसी पर कि क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ठीक है। यहाँ इस बात को आप हाईलाइट करके लिखना कि भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उसे ही क्या कहेंगे हम, खाद्य श्रृंखला कहेंगे। यानी एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड करता है फूड के लिए, अपने भोजन प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे ही क्या होता है, एक जीव है उसके ऊपर कोई दूसरा जीव डिपेंड करता है भोजन के लिए, इसके ऊपर कोई तीसरा डिपेंड करता है, इसके ऊपर कोई अलग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, एक चेन बन जाती है, एक चेन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी घूम फिर के फिर से वहीं आ जाना। सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, जब कोई जीव मर जाता है अपघटन का कार्य होता है और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, और फिर पौधे उससे अपना भोजन बनाते हैं उसके पोषक तत्वों से, और फिर उस पौधे से कोई अन्य जीव भोजन बनाता है, उस जीव को कोई और जीव खा लेता है। तो आपको समझ में आए कि एक चेन की तरह है, एक सर्किल की तरह, एक साइकिल की तरह वर्क करती है। जितने भी जीव होते हैं या जितने भी हमारे कह लीजिए घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। बिल्कुल सही बात। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ बताया गया है कि इसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है। आप लोगों ने कल की क्लास में देखा भी था डायग्राम की हेल्प से। परितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है तब क्या होता है, भोजन की जो ऊर्जा है ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक जीव ऊर्जा के रूप में बदल के, यानी अगर किसी जीव ने कोई अन्य जीव खाया तो जब वो उसे खाएगा तो उसके अंदर क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। तो यानी वो जीव जो उसने खाया वो ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो गया, समा गया, उसे मिल गया, ठीक है, इसी या ट्रांसफर हो गया। इसी प्रकार ऊर्जा
दूसरे जीव से तीसरे जीव में चली जाती है और एक क्या बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए आप, सबसे पहले क्या हुआ कि घास फूस थी, ठीक है, उस घास ने किससे, मिट्टी से, सूरज से, पानी से अपना भोजन बनाया, है ना। तो फिर क्या हुआ, उस घास को खा लेता है कोई टिड्ढा, तो टिड्ढे के अंतर्गत जब वो घास गई, उसने घास को खाया तो ऊर्जा के रूप में गई। अब उस टिड्ढे को खा लिया किसी मेंढक ने, तो टिड्ढे की जो ऊर्जा थी वो मेंढक के अंदर चली गई, और मेंढक को खाया किसी सर्प ने, और फिर सांप मर जाता है, और मरने के बाद वो मिट्टी में अपघटक के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है, तो फिर से वहां पर कोई पौधा उग जाता है, वो सारी ऊर्जा पौधे के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से क्या होती है, एक चेन बनी होती है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, जो कि आप इस टेबल की हेल्प से बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर क्लियर करिए इसको, यहाँ रुकती हूँ, यहाँ से आपको सही दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से आपकी ये चेन शुरू होती है। प्रोड्यूसर यानी हरे घास, पेड़ पौधे सभी किसमें आएंगे, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यहाँ से आपकी इस चेन की शुरुआत होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया ऊपर एग्जाम्पल में, आप ये एग्जाम्पल भी दीजिएगा। अगर आपसे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल उसका एग्जाम्पल भी दीजिए, डायग्राम बना सकते हैं, बना दीजिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं बना सकते, टिड्डे विड्डे बनाने की जरूरत नहीं है, ये जैसे मैंने यहाँ पर ये सिंपल सी चेन बना करके दिखाई है, ऐसे आप बनाकर दिखा दीजिएगा, ठीक है, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। कभी आप एग्जाम में वहां बाज बनाना शुरू करें और फिर आपका एक ही प्रश्न में सारा समय खत्म हो जाए एग्जाम पेपर का, क्योंकि समय बहुत कम पड़ता है, मैं जानती हूँ। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इफेक्टिव वर्क करेंगे और सिंपल भी रखेंगे, ठीक है। सिंपल सोवर वर्क करना है, और अपनी नोटबुक को, आपकी जो एग्जाम कॉपी होगी उसको अच्छा भी दिखाना है, और प्रश्न का उत्तर भी देना है, और सही समय पर पूरा भी करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैंने ये सिंपल सी चेन भी आपको बना करके दिखाई है। अब दोस्तों यहाँ ये समझाने वाली चेन पर चलते हैं, चलिए। फिर ग्रास को किसने खाया, किसी ग्रास होपर ने खा लिया, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। दोस्तों कल की क्लास में, जब हमारी साइंस की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्नेक है वो, एक बार मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाता है या फिर टेरिटरी में, ठीक है। तो ये गाइस, ये ऐसा नहीं है कि स्नेक सिर्फ टेरिटरी में आएगा, नहीं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसने खाया किसको है ना। क्योंकि सांप जो है वो किसी ग्रास होपर को भी खा सकता है, सांप किसी पक्षी को भी खा सकता है, और पक्षी किसे खाता है, पक्षी खाता है ग्रास होपर को, ठीक है। और ग्रास होपर को खाया किसी बर्ड ने, यानी पक्षी ने, और उस बर्ड को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। तो इस तरीके से अगर वो खाता है तो टेरिटरी कंज्यूमर में चला जाएगा, लेकिन अगर वो डायरेक्टली किसे खाता है, ग्रास होपर को खा लेता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। तो इसमें इतना बड़ा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, अगर वो सेकेंडरी या टेरिटरी में बताया गया है। बस आपको समझना था कि अगर वो शाकाहारी जीव को खाता है तो किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, लेकिन अगर वो मांसाहारी जीव को खाता है तो टेरिटरी में चला जाएगा। सो बस आपके समझने का सारा खेल था। इस तरीके से फिक्स नहीं है कि जो स्नेक है वो सिर्फ चूहे को ही खाएगा, ठीक है, और इस तरीके से टेरिटरी में चला जाएगा, मेंढक को ही खाएगा, ग्रास होपर भी खा सकता है, बिल्कुल ऐसे वो सेकेंडरी में आ जाएगा। चलिए आगे बात करें। तो फिर यहाँ पर ग्रास होपर ने खाई हरी घास पत्तियां, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाया, और जितनी भी ऊर्जा यहाँ उससे इसे प्राप्त हुई वो किसके अंदर चली गई, ग्रास होपर के अंदर चली गई। तो इस तरीके से हर एक स्टेप पर ग्रास होपर को खाया किसने, चूहे ने खाया, तो क्या हुआ, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और इसकी जितनी भी ऊर्जा थी वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गई, इसकी ऊर्जा इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि ये ऊर्जा ट्रांसफर होने का एक चक्र बन गया, एक चेन बन गई। इसे ही हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। समझ में आ गई बात बहुत अच्छे से, किसी को कोई परेशानी अभी तक, बहुत अच्छे, चलिए क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब आगे चलिए दोस्तों, आपको पता चल गया कि फूड चेन क्या होती है,
ठीक है, यानी खाद्य श्रृंखला क्या होती है। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ खाद्य श्रृंखला तक ही क्वेश्चन सीमित नहीं है, आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि खाद्य जाल क्या होता है। ठीक है, श्रृंखला आपने देख ली, लेकिन खाद्य जाल क्या होगा वह बताइए। तो तब आप वहां पर हो जाते हैं भौचक के कि क्या इसने खाद्य श्रृंखला ही पूछी है या कुछ अलग पूछा है। तो गाइस, खाद्य श्रृंखला से डिफर होता है, अलग होता है खाद्य जाल। तो अब हम जानेंगे क्या होता है। ये डायग्राम उसी का है, लेकिन हम इस पर लौट के बाद में आएंगे, पहले इसके बारे में जानेंगे। ये डिफरेंस है, इस पर भी बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ आ जाइए खाद्य जाल के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 बार आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, 2017 में और 2018 में। ये अपनी तरफ से नहीं लिखा मैंने कि भाई मैंने अपने आप ही बना दिया, ये 2017 या 18 में आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके इसको रीचेक कर सकते हैं कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में कि ये क्वेश्चन आपका टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक से क्या कब कब क्वेश्चन आपको पूछा गया है और कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे भी आप लोग मोटिवेट किया करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और लाइक शेयर करना ना भूला करें। इसी वजह से मैं कहती हूँ, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे खाद्य जाल के बारे में। इसको फूड वेब बोलते हैं। क्या होता है ये? जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती है आपस में तो क्या बन जाएगा? खाद्य जाल बन जाती है। ठीक है, यानी बहुत सारी अलग अलग जब खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाता है? खाद्य जाल बन जाता है। यानी एक से अधिक खाद्य श्रृंखला किसके अंतर्गत होती है? फूड जाल के, यानी खाद्य जाल के। किसी एक परितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, इनमें जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, आपने अभी जब फूड चेन देखी तो उसमें जीवों की संख्या ज्यादा नहीं थी, एक सिंपल सी चेन मैंने आपको ऐसे बना करके दिखाई थी। लेकिन खाद्य जाल में क्या होगा कि बहुत सारी चेन आपस में मिलेगी। ठीक है, यानी बहुत सारे जीव इसके अंतर्गत हो गए। तो इस तरीके से ये एक जाल बन जाती है जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं यानी फूड चेन्स आपस में मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस परितंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती है वह उतना ही क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है। ये बात याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि जिस परितंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती है वह स्थिर होता है, अस्थिर होता है या क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी ऐसा करके पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जितनी ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं होगी उतना ही स्थिर परितंत्र होगा, उतना ही स्थिर क्या होगा? इकोसिस्टम होगा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। समझ में आ गया खाद्य जाल क्या होता है? अब इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे इस टेबल की फॉर्म में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हमने खाद्य श्रृंखला के बारे में जाना था, यहाँ देखिए तो आपको एक ही चेन दिखाई दे रही है कि यानी टीढ़े को सीधा किसने नहीं खाया? बाज ने नहीं खाया। तो यानी पहले से इसने खाया, इसे इसने खाया, इसे इसने खाया। इस तरीके से एक साधारण सी सिंपल सी चेन बनी हुई है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और एक ही चेन यहाँ पर आपको दिख रही है, एक से ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम नीचे जाएंगे और इस डायग्राम को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। यानी ये जो बाज है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बाज है, टेरिटरी कंज्यूमर है या सुपीरियर कंज्यूमर है। ये खरगोश को भी खाता है, ये टिड्ढे को भी खा लेता है, ये छिपकली को भी खा लेता है, ये स्नेक को भी खा लेता है। यानी ये बहुत सारी चेन है। एक चेन आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे जा रही है, एक चेन ऐसे जा रही है कि घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को किसने खा लिया? बाज ने। एक चेन ऐसे जा रही है कि घास को खाया चूहे ने, चूहे को खा लिया बाज ने। तो यानी 3 से 4 चेन तो हम अभी देख चुके हैं और एक बच जाती है ये कि घास को खाया चूहे ने और चूहे को खाया स्नेक ने, देन उसको किसने खाया? बाज ने खाया। तो ये कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन एक साथ आप देख रहे हैं। तो जब कई सारी एक से अधिक फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ मिल जाती है तो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? बताइए। खाद्य जाल बन जाती है। समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से? आई होप कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, हम वैसे तो आप लोग जान ही चुके होंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में एक बेसिक सा अंतर, लेकिन अगर इससे पूछ लिया जाए कि भैया इन दोनों के अंतर बताइए, कुछ 3 से 4 बिंदु बताइए जो इनके बीच में डिफरेंस हो,
तो आप वहां पर थोड़ा सा गच्चा खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाने दूंगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या होता है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों खाद्य श्रृंखला की। आपने जान लिया खाद्य श्रृंखला को बहुत अच्छे से, फूड चेन। ठीक है, ये क्या होगी? फूड चेन। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के बारे में आपने एक बहुत अच्छी बढ़िया सी जानकारी अपने पास रख ली है। अब उसी को यहाँ पर प्रयोग करिए सबसे पहले कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है? सरल संरचना वाली होती है, सरल संरचना वाली। ठीक है, एक सिंपल सी होती है, सिंपल सी चेन होती है, उसमें ज्यादा जीव नहीं होते हैं। लेकिन जो खाद्य जाल होता है उसमें क्या होता है? ये एक जटिल संरचना वाली होती है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा यहाँ पर फूड चेन मिली होती है। आगे बात करें दूसरा बिंदु, खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। लेकिन यहाँ बात की गई है कि खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखला से होता है। ये हमने अभी तो जाना था कि खाद्य श्रृंखला कई सारी जब मिल जाती है तो क्या बन जाता है? खाद्य जाल बन जाता है। अगला पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, स्टार लग गया है तो इसको ऐसे ही रखिएगा। मैं इस पीडीएफ को एज इट इज सेव कर लूंगी, जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, जहाँ स्टार लगाया है, जो भी कुछ मैंने मेंशन किया है अलग से, उसको मैं ऐसे ही सेव करके ऐसे ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगी, जिससे आपको याद आ जाए जब आप नोट्स बनाने बैठे। और क्लास के साथ साथ बना रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो भी एडिशनल चीज़ें बताई जाती है आप साथ के साथ नोट कर लिया करिए। तो बात करें यहाँ पर, ये कैसी होती है? दिशात्मक होती है, यानी एक दिशा में चलती है। लेकिन खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? बहुदिशात्मक होता है। कैसा? बहुदिशात्मक, बहुत सारे दिशाओं में चलता है, कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है। आगे बात करें, आखिरी और अंतिम इसका जो पॉइंट है कि इसमें जीवों की संख्या कितनी होती है? कम होती है। जीवों की संख्या कम होती है, लेकिन खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो 2 नंबर का प्रश्न आए तो यहाँ से पॉइंट में भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। ऐसा मैंने आपको ये समझा दिया है, बता दिया है, सिखा दिया है। आई होप कि आप लोग इसको एग्जाम पेपर तक याद रखेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, रिवीजन मैं आपको कराऊंगी, डोंट वेरी। लेकिन अपने नोट्स दोस्तों अभी से बनाइए। आप वेट मत करिए किसी का कि फलाना बनाएगा तो आप नोट्स बनाने शुरू करेंगे, किसी दूसरे पर डिपेंड है। अपना साथ साथ करते हुए चलिए, और ये आपका बहुत हेल्प करेगा आपके टेट के एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए अब ये जो टॉपिक है आपका खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले अजैविक घटक पढ़ा, फिर हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े, यानी 3 टॉपिक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं। और इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट बच जाता है, लास्ट टॉपिक बच जाता है, उस पर भी अब हम बात कर लेते हैं। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को, इस चैप्टर को खत्म करेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करते ही। ये आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है पारिस्थितिकीय पिरामिड, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहली और जरूरी बात जो आपको जाननी है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज किसने की, इसके खोजकर्ता कौन है? तो क्या बताएंगे? चार्ल्स एल्टन। कौन? चार्ल्स एल्टन ने 1927 में बताया कि पारिस्थितिकीय पिरामिड जैसी पिरामिड की खोज की इन्होंने। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की खोज की। अब आप सोच रहे होंगे क्या है ये इकोलॉजिकल पिरामिड, ये है क्या, है ना? तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड या सिर्फ पिरामिड होता क्या है। ठीक, चलिए दोस्तों, पारितंत्र में बहुत सारे जीव होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो उन समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा उनकी ऊर्जा के आधार पर हम एक ग्राफिक प्रदर्शन करते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं। और इस ग्राफिक प्रेजेंटेशन को ही क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। और ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है जिसको हम पिरामिड का नाम देते हैं। समझ आई बात? यानी आपके परितंत्र में जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनकी संख्या के, उनके जीव भार के, उनकी ऊर्जा के आधार पर जब हम ग्राफिक प्रदर्शन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड
कहते हैं। बहुत अच्छे। यहाँ पर दोस्तों जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, देखिए यहाँ से आपका बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बनता है यहाँ से आपका, और बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। आप अभी फिलहाल के लिए इतना जानिए कि पारिस्थितिकी या पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायो नंबर्स। आपको भी बताऊंगी कि ये क्या होता है। दूसरा है जीव द्रव्यमान का पिरामिड। अभी आप सिर्फ इसके नाम पर ध्यान दीजिए। पहला क्या था? जीव संख्या का। दूसरा क्या है? जीव द्रव्यमान का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी। हो गया तीनों का नाम याद। कौन कौन से? जीव संख्या, जीव द्रव्यमान और ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 पिरामिड होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक रेड पेन से नोट बनाया है कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। अभी आप इतना जान लीजिए, आप क्या होता है? सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। बिल्कुल सही बात। ये पूछा जाता है आपका इस तरह का प्रश्न MCQ में, तो इसीलिए यहाँ 1 नंबर साथ के साथ पक्का करते हुए चलिए आगे बात करें। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे जीव संख्या का या जीव भार का, जीव द्रव्यमान का क्या होगा पिरामिड। यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जीव भार पिरामिड। क्या होता है जीव भार पिरामिड? किसी भी पारितंत्र में या परितंत्र में उपस्थित जितने भी जीव होते हैं सभी जीवधारियों के संपूर्ण शुष्क भार को उसका क्या कहा जाता है? जीव भार कहा जाता है। उसके भार को क्या कहा जाता है? जीव भार कहा जाता है। और जीव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। क्या बताया गया है कि जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा और उल्टा दोनों होता है। यानी हम इसको ऐसे और ऐसे इसको हम बनाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर दोस्तों इसके हेल्प से आपको दिखाया गया है कि पिरामिड कैसे बनाया गया है। जितने भी आपके पारितंत्र में, इकोसिस्टम में जीव होते हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है और क्या होता है? उनका एक पिरामिड बना करके तैयार कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले कौन आता है? उत्पादक आते हैं। फिर उसके बाद कौन आएंगे? प्राथमिक उत्पादक आएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन आएंगे दोस्तों? उपभोक्ता है। ठीक है, उत्पादक नहीं, यहाँ उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर होगा। याद रखिएगा आप, यहाँ पर उत्पादक नहीं, क्या होगा? उपभोक्ता होगा। तो इस तरीके से यहाँ इनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में और क्या बना दिया जाता है? पिरामिड बना करके तैयार कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो होगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा और ऐसे भी होगा। क्यों? क्योंकि जब ये जितने भी आपके कंज्यूमर हैं ये डेड हो जाएंगे तो उसके बाद जब इनका अपघटन हो जाएगा तो दोबारा से क्या होगी? ये मिट्टी में मिल जाएंगे तो दोबारा से क्या होता है? यानी दोनों तरह से इनका पिरामिड बन सकता है। तो ये तो बात हो गई आपकी जीव भार, ठीक है, जीव भार पिरामिड की, या जीव भार पिरामिड क्या होता है। और सबसे पहला और ज़रूरी इसमें बात आपके लिए यही थी कि ये सीधा और उल्टा दोनों तरह से बन सकता है। अब आगे बात करेंगे, दूसरा है जीव संख्या पिरामिड। इसमें क्या होता है? किसी पारितंत्र में उपस्थित सभी जीवधारियों की संख्या को जीव संख्या में संख्या पिरामिड कहते हैं। यानी जितने जीवधारी जितनी संख्या में है उसी हिसाब से उनका एक पिरामिड बना दिया जाता है। यह भी सीधा और उल्टा दोनों तरह से हो सकता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे जरूरी जो आपको यहाँ जानना है वो ये है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा इसका पिरामिड। और जो आपने जीव भार का जाना उसका भी सीधा उल्टा दोनों तरह से बनेगा। लेकिन जो ऊर्जा पिरामिड है, किसी पारितंत्र में सभी जीवधारियों के शरीर में उपलब्ध ऊर्जा को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे जो मैंने अब हाईलाइट की है। तीनों में आपको यही बात ध्यान रखनी है। ज़्यादा नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्या? कि जीव भार में कैसा होता है पिरामिड? सीधा और उल्टा दोनों तरह से होता है।
जीव संख्या में पिरामिड कैसा होता है? सीधा और उल्टा दोनों होता है। और ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और आई होप कि आपको क्लास में ही सब कुछ याद भी हो गया होगा। तो इसी के साथ एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाय बाय नहीं कहिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए छोटा सा पॉइंट और बच जाता है। मैं नहीं चाहती कुछ भी बचे आज के इस चैप्टर में। तो एक छोटा सा टॉपिक है और अच्छा है 2018 में पूछा गया है। आप बड़े खुश हो गए थे, क्लास खत्म हो गई, नहीं हुई है बाबा, अभी ये टॉपिक बाकी है और बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाए तो जीव या जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरीके से आपको 2018 में पूछा गया प्रश्न था। तो बस सुन लीजिए एक बार ध्यान से, आप बहुत आसानी से अपने शब्दों में इसको लिख जाएंगे, मुझे पता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों पर जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी भी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? पूरी खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है अगर कोई भी एक स्तर कम हो जाए। इसीलिए पृथ्वी से सभी पौधों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और अगर इस पूरी बात का एक ही लाइन में निचोड़ करें तो क्या कह सकते हैं इसका निष्कर्ष? कि मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। कि अगर यह बात कर ली जाए कि पृथ्वी के सभी पौधे अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? मानव जीवन और जितने भी जंतु है वो सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जीवन ही नहीं रहेगा पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे नहीं हुए। तो यहाँ पर जाते जाते आपको एक और महत्वपूर्ण बात ये पता चली है कि पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं। आप पहले से जानते हैं कि हमारे लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा महत्वता होती है पेड़ पौधों की। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाए और उसको हर दिन पानी दे और बड़ा होता हुआ देखे अपने सामने। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका लगाया हुआ कोई पौधा बड़ा होता है और पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज अब हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक आज की क्लास में कवर किए और आशा करूंगी कि आपको सभी बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी रहती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको ज़रूर क्लियर करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।